अब मैं सर से पांव तक कमांडो बन गया था और पाकिस्तानी कमांडो के आगे इन बुज़दिल खूनी गुंडों की कोई हैसियत नहीं थी। टीले से उतरते ही मैंने दरिया के किनारे किनारे शुमाल मशरिक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं कोहनियों के बल रेंग रहा था। भरी हुई राइफल और गोलियों का पाउच मेरी पुश्त पर था। बड़ी मेहनत और दुश्वारी से रेंगते रेंगते मैंने आधा दायरे का एक चक्कर लगाया और जंगल वाले दरख्तों की कतार की तरफ बढ़ा। ठीक इस वक्त टीले के मोर्चे पर से सुधा रंगनी ने फायर कर दिया। कटे हुए दो दरख्तों के पीछे से गुंडों ने भी जवाबी फायर शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुझे दुश्मनों की सही पोजीशन मालूम हो गई। सुधा रंगनी तो एक फायर करके खामोश हो गई, मगर नीचे से बंदूकों के धमाके जारी हो गए थे। मैं इस शोर से ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर मिट्टी के एक ढेर के अकब में आ गया। यहाँ से मुझे कटे हुए दरख्तों के पीछे छुपे हुए गुंडे नजर आने लगे। ये कुल 4 थे और चारों ने बंदूकें संभाल रखी थी। मैं इन्हें निशाने पर ले रहा था कि सुधा ने दूसरा फायर भी कर दिया। गुंडे बड़ी मुस्तैदी से फायर का जवाब दे रहे थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को आवाज भी देते थे। इनके करीब ही इस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे सुधा के सामने डसा था। अब इंतजार करने या दुश्मन को मजीद वक्त देने का मौका नहीं था। टारगेट बड़ा क्लियर था, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैंने राइफल की नाली मिट्टी की ढेरी के ऊपर रखी, एक गुंडे को अपनी जद में लिया, शिस्त बांधी और फायर कर दिया। गोली इसके जिस्म के परखचे उड़ाती दरख्त के तने में घुस गई। इसके बाद कमांडो ऐसी फुर्ती से दूसरा और फिर तीसरा फायर कर दिया। एक लम्हे के बाद दूसरा और फिर तीसरा गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। चौथा बंदूक वहीं फेंक कर भागा। ये इसकी बदनसीबी थी कि वो उठकर भागने लगा था। अगर वो छलांग लगाकर दरख्तों के तनों की दूसरी जानिब हो जाता तो मैं इसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन जब वक़्त आन पहुंचता है तो जालिम की अकल मारी जाती है, जिसने मासूम और बेगुनाह गरीब मछेरों के बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाए बगैर न छोड़ा था। मुश्किल से 2-4 कदम दौड़ा होगा कि मेरी राइफल से निकली हुई चौथी गोली इसकी पीठ में घुसकर इसके पेट को पुर्जे पुर्जे करती हुई आगे को निकल गई। वो चीख कर आवाज के साथ मुंह के बल गिरा और फिर न उठा। मैं कुछ देर वहीं लेटा रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो दौड़कर लाशों के पास गए। इनकी चारों बंदूकें और कारतूसों की पेटियां उठाईं और दौड़ता हुआ टीले के अकब में आ गया। सुधा रंगनी मुझे देखती ही मेरी तरफ दौड़ी। इसकी गर्दन से लिपटा हुआ सांप भी शायद खुशी से फंकार रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से सुधा को लेकर नारियल के दरख्तों वाले मोर्चे के पीछे जाकर छुप गया। मैंने बंदूकें और कारतूसों की पेटियां वहीं एक तरफ रख दी और सुधा से कहा, मेरा ख्याल है गुंडों के बाकी साथी नहीं रहे, नहीं तो वो जरूर आते। सुधा रंगनी माले गनीमत की बंदूकों को उठाकर देखने लगी। मैंने सुधा से कहा, इस लाश को झोंपड़ी में ले जाकर डाल दूं। सुधा रंगनी ने दरिया के शुमाली साहिल के नारियल की तरफ देखकर कहा, इन गुंडों का सरगना वो पटेल अभी जिंदा है। दादा ने कहा था कि वो अपने डेरे पर होता है, चलो रघु पहले जाकर इसका काम तमाम कर दे। मुझे खुद पटेल और इसके मुहाफिज गुंडों की तरफ से तशवीश लगी थी। इतनी फायरिंग हुई थी और पटेल की तरफ से कोई अपने साथियों की खबर लेने नहीं आया था। या तो वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था या वहाँ बचे हुए गुंडे मोर्चे बनाकर अपनी और अपने सरगना पटेल की हिफाजत कर रहे थे। ये भी हो सकता था कि वो फरार हो गए। अगर वो फरार हो गए तो हो सकता है वो पुलिस की नफरी लेकर वहाँ पहुँच जाए। मैंने सुधा से कहा, यहाँ से दरिया के किनारे किनारे चलते जाएं तो अगला बड़ा शहर या कस्बा कितनी दूर है? सुधा ने बताया कि एक बड़ा कस्बा वहाँ दरिया किनारे एक दिन की मुसाफत पर था। पुलिस का आना हमारी मौत थी और अभी यहाँ ऐसी कोई कश्ती भी नहीं थी जो दुरुस्त हालत में हो और जिस पर हम बैठकर पहले दरिया और फिर समंदर में सफर कर सकें। मुझे ये भी याद आया कि मरने वाले बुड्ढे मछेरे ने कहा था कि पटेल वहाँ खुद अपने गुंडों को साथ लेकर इसकी झोंपड़ियों को आग लगाने आया था। इससे साबित होता था कि पटेल अपने डेरे पर मौजूद हो गए। अब मुझे ये फिक्र लगी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। मैं इसके फरार से पहले वहाँ पहुँचकर इसे भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहता था। मैंने राइफल का चैम्बर भरा, दूसरी भरी हुई राइफल सुधा को दी और उठते हुए कहा, मेरे साथ हम पटेल के डेरे पर चलेंगे। मैं दौड़ता हुआ टीले से उतरने लगा। सुधा रंगनी भी मेरे पीछे पीछे चल दी। हमवार जमीन पर आकर हम झोंपड़े के बिखरे हुए सामान में से गुजरते दरिया से हटकर जंगल की सिमत भागने लगे। हमने तेजी से भागकर यह खुला मैदान उबूर किया और घने दरख्तों के नीचे आ गए। यहाँ हमने सांस दुरुस्त की। मैंने गोलियों का पाउच खोलकर देखा, इसमें अभी 15-20 गोलियां मौजूद थी। सुधा रंगनी का सांप अब इसकी कलाई से लिपटा हुआ था और कमबख्त खुशी से झूम रहा था। सुधा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहां पटेल का डेरा हो सकता था। हमने दरख्तों के पीछे से होते तेज तेज कदमों से इस डेरे की तरफ चल दिए। जंगल में दरख्तों की घनी छांव थी। बाहर दरिया के किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब करीब नहीं उगे हुए थे, मगर इन दरख्तों के तने इतने बड़े थे कि बड़े बड़े सतूनों का ऊंची घिन वाला ईवान सा बन गया था।
इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे एक छोटी सी मोटर कश्ती खड़ी नजर आई। यहाँ आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। सुधा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर सुलगने लगी। रघु पटेल के आदमी यहाँ मौजूद हैं। मैंने 2 आदमियों को कांधों पर बक्स उठाए और दरख्तों में से निकलकर कश्ती की तरफ दौड़कर जाते देखा। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। मैंने सुधा रंगनी से कहा, तुम यहाँ दरख्त के पीछे छुपकर मेरे जाने की थोड़ी देर बाद फायर कर दें। इसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरख्तों को फलांग कर जंगल का छोटा सा चक्कर काट कर दूसरी तरफ निकला है। मुझे मोटर कश्ती साफ नजर आ रही थी। इस पर एक बक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बक्स ला रहे थे। मैं इस कश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर कश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया कि सुधा के फायर से जंगल गूंज उठा। कश्ती में बक्स लादने वाले आदमी बक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर कश्ती में कूदकर पोजीशन संभाल ली और पेदर पे भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी वहीं ढेर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी एक झोंपड़ी में घुस गया। इस झोंपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानिब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और इसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर कश्ती का जायजा लिया। ये एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। स्टीयरिंग शीशे की स्क्रीन के पीछे लगा था। मैंने तेजी से जीना उतरकर नीचे जाकर देखा। कश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया। कश्ती का रस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बंधा हुआ था। सुधा की राइफल के 2 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे। मैंने कश्ती में से साहिल पर छलांग लगा दी और झोंपड़ी के दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे इधर ही से फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों के 6-7 पेटियां पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। इसके अंदर से अचानक भारी भरकम घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हरामो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर बोट पर पहुंचा। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कांधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू इधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। यह आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने लुबलुबी दबा दी। तड़ाक की आवाज के साथ यह आदमी अपनी जगह से 3 फुट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ हो जाना चाहिए। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा इसी तरह नीमवा था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बोला। आवाज हिंदी में थी, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज है। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना? मुझे जान से ना मारना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सुधा रंगनी मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। इसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती मेरे पीछे आकर जमीन पर औंधी लेट गई। अब सुधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड्स बाद दरवाजा चिरचिराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा जर्दो गर्द गंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थरथराता हुआ नमदार हुआ। इसने सिल्क का इंतहाई बेशकीमत धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई इस पर लज्जा तारी थी। मैंने जमीन पर लेटे लेटे इससे पूछा कि इसके बाकी साथी कहाँ हैं। इसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकर, सब मारे गए। सारा किया धरा इन्हीं का था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहाँ कहोगे पहुँचा दूंगा। बक्स में 5,000 रुपये हैं, वो भी तुम ले लो, उठाकर तुम ले लो। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक जकंद भरी लात मारकर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चिल्लाया, कोई है तो वहीं खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सुधा रंगनी ने अपनी राइफल की जद में ले रखा था। पटेल इसी तरह अपने हाथ सर पर रखे खड़ा था। मैंने सुधा रंगनी को इशारे से बुला लिया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। सुधा रंगनी के स्याफाम चेहरे, केसरी आंखों और कलाई से लिपटे सांप को देखकर तो इसके पसीने छूट गए थे। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफ्त डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सुधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पटेल ने सुधा के आगे हाथ जोड़ दिए। नाग देवी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुधा रंगनी ने राइफल कांधे से लटका रखी थी।
इसने अपनी कलाई से लिपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फंकार नुमा आवाज में पूछा, मछेरों की झोंपड़ी को किसने आग लगी? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई? पटेल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी मियाँ, ये सब कुछ इन गुंडों ने किया है, मैंने तो इन्हें मना किया था। सुधा रंगनी ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे के करीब कर दिया। इन गुंडों को यहाँ कौन लाया था, बोल। सुधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सुधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपनी टीले पर चलो। सुधा रंगनी ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इससे प्यार करूंगी रघु। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो। इसने कलाई वाला सांप उतार कर मेरी तरफ फेंका। सांप हवा में उछलकर मेरे बाजू के साथ आकर चिमट गया। मुझे पसीना तो जरूर आ गया, मगर सांप ने मुझे कुछ न कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वहशी तामिल लड़की पटेल के साथ किस किस्म का प्यार करना चाहती है। मेरे देखते देखते सुधा रंगनी ने अपना मुंह पटेल की गाल पर रख दिया। फिर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं अपनी जगह पर साकित खड़ा इसे तक रहा था। जब वो पीछे हटी तो पटेल के गाल से स्याह रंग का खून बह रहा था। सुधा रंगनी, इस नागन वहशी लड़की ने पटेल के गाल को काट कर अपने दांतों का जहर इसके खून में शामिल कर दिया था। सुधा ने पटेल के पेट पर लात मारकर कहा, इस राक्षस को इसी तरह मारना चाहती थी। लात मारने से पटेल को होश आ गया। इसने गर्दन उठाकर अपने जिस्म को देखा कि गोली तो नहीं लगी। इसके गाल से खून के स्याह कतरे इसके बेदाग कमीज पर गिरे तो इसने अपने गाल को हाथ लगाकर देखा। ये जहर है राक्षस, ये मेरे इंतकाम का जहर है। पटेल का मोटा भद्दा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगा, अपनी गर्दन को मसलने लगा। इसके हलक से हल्की सी चीख निकली जो एक खरखराहट में तब्दील हो गई। इसके हाथ जमीन पर गिर पड़े, नाक से स्याह खून जारी हो गया, जिस्म की लर्जिश रुक गई और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। अब इसके कान से भी स्याह खून बह रहा था। सुधा रंगनी ने एक वहशियाना कहका लगाया, राइफल उठाकर पटेल के पेट को निशाना बनाया और दाएं से फायर कर दी। पटेल का जिस्म जरा सा उछला और तोंद हल्के से धमाके से फट गई और अंतड़ियां बाहर को उबल आई। मैंने सुधा रंगनी का बाजू थामा और इसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। सुधा रंगनी पर वहशत सवार थी। शायद वो पटेल की लाश को कच्चा चबा जाना चाहती थी। वो मेरे बाजुओं से निकल जाती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे संभाला और झोंपड़ी की दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई, फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैं इसके सर पर हाथ रखे इसे दिलासा देता रहा। जब इसकी तबीयत को कदरे सुकून आया तो हम मोटर कश्ती में आ गए। इसकी तलाशी ली, बक्स को खोल कर देखा। इस बक्स में सिवाय ऊट पटांग चीजों और मजदूरों के देही खानों के और कुछ न था। एक बक्स बाहर साहिल पर पड़ा था। इसे खोला तो इसमें साफ सुथरी धोतियां, कुर्ते और 4-5 नई चप्पलें बरामद हुई। एक रुमाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट लिपटे हुए थे। हमने ये चीजें गठरी में डालकर मोटर कश्ती में रख ली। अब वापस झोंपड़ी की तलाशी लेने हैं। देखा कि पटेल की लाश गल सड़ गई थी और इस पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सख्त बदबू आ रही थी। हमने झोंपड़ी में जाकर तलाशी ली। यहाँ दीवार के साथ आटे चावल की बोरियां, घी के कनस्तर वगैरह पड़े थे। एक बड़ी कीमती राइफल और गोलियों का बेल्ट दीवार से टंगा था। ये शायद पटेल की अपनी राइफल थी। कमबख्त इस कदर बुज़दिल था कि इससे कोई काम न ले सका। हमने कपड़ों की गठरी भी वहीं पलंग के बिस्तर पर फेंक दी। लाश की बदबू अंदर तक आ रही थी। हमने बाहर आकर इधर उधर से खुश्क टहनियां, पत्ते और सूखे दरख्तों के गिरे पड़े कंधे और कोने में जमा लकड़ियां लेकर पटेल की लाश पर फेंकी। फिर दूसरे आदमियों की लाशों को भी वहां घसीट कर ढेर किया। कुछ छोड़ लकड़ियां और दरख्तों के कुंदे लुढ़का कर लाशों पर डाले और आग लगा दी। सुधा, इन लाशों को जलने दो, चलो हम वापस टीले पर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। वापस टीले पर आए तो बूढ़े मछेरे की लाश भी बदबू देने लगी थी। सुधा के कहने पर हमने बूढ़े की लाश को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। झोंपड़ी के बाहर बैठकर हमने दिन का बचा हुआ खाना यानी मछली और ज्वार के आटे की रोटी खाई, पानी पिया। मैं दरख्तों वाले मोर्चे के साथ टेक लगाकर नीम वाह हो गया। सुधा झोंपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे फौरन नींद आ गई। वो रात हमने टीले वाली झोंपड़ी में ही बसर की। दूसरे दिन हम पटेल के डेरे पर आए तो देखा कि लाशें जलकर स्याह हो चुकी हैं। हम अपनी राइफलें और दूसरी 4 बंदूकें भी उठाकर इस झोंपड़ी में ले आए। यहाँ पटेल का शेव का सामान, तेल, कंघी और खुशबूदार तेल और तौलिया भी था। एक ट्रंक में इसके कपड़े भी पड़े थे। मैंने सबसे पहले सेफ्टी रेजर से शेव बनाई, अपनी मूंछें कैंची से कुतरी, फिर दरिया पर जाकर साबुन मल कर गुस्ल किया। अपने खाकी गंदे फटे पुराने कपड़े उतार कर सफेद धोती और कुर्ता पहना। पाँव में पटेल की नई चप्पल डाली। इतने में सुधा रंगनी भी नहा धोकर आ गई। इसने बालों में तेल डालकर इन्हें धोया। मुझे देखकर देखती ही रह गई। रघु, तुम बड़े सुंदर हो। मैंने कहा, सुधा तुम भी बड़ी सुंदर हो, जंगल की देवी लग रही हो। वो बालों में पटेल की कंघी फेर रही थी। नहाने धोने से इसका रंग निखर गया था। इसने भी सफेद धोती और कुर्ता पहन लिया था। कुर्ते के बाजू लंबे थे। इसने कैंची से कोहनियों के करीब से काट दिए थे।
नीचे से कुर्ते का घेरा भी कमर तक काट कर अलग कर दिया था। ये कुर्ता एक रेशमी शलोका सा बन गया था। सुधा ने बालों का जोड़ा बनाकर जंगल से इसमें गुलमोहर का सुर्ख फूल तोड़कर लगा दिया। इसका रंग निखर कर ज्यादा अबनोसी हो गया था। वो काले जंगलों की काली देवी लग रही थी। इसने आग जलाकर केतली में चाय पकाई। मैं 2 जंगली मुर्ग मार कर ले आया। इस रोज हमने एक मुद्दत के बाद उम्दा किस्म की ग़िज़ा खाई और सो गए। दोपहर के बाद कहीं मेरी आंख खुली, देखा कि सुधा रंगनी वहां नहीं है। चौंक कर इधर उधर देखा, हर शय अपनी जगह पर थी। सुधा की राइफल भी झोंपड़ी के बाहर दीवार से लगी थी। मेरी तसल्ली हो गई। इतने में सुधा जंगल की तरफ से आती दिखाई दी। करीब आकर बोली, मेरे राजा पतिदेव रघु, हम अब यहीं रहेंगे। देखो यहाँ सब कुछ है। जंगली बेर मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। इस सारे जंगल को जानती हूँ। इसने झोली मेरे आगे आकर उलट दी। सब्ज मोटे मोटे बेर बड़े मीठे थे। हम बेर खाने लगे। सुधा रंगनी कहने लगी, यहाँ खेल कूद कर मैंने अपना बचपन गुजारा है। रघु, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे ना? क्यों नहीं, जरूर रहूंगा, लेकिन तुम भूल गई हो कि हम 12-13 आदमियों का खून कर चुके हैं। बहुत जल्दी पटेल के रिश्तेदार इसकी तलाश में यहाँ आएंगे। हो सकता है इनके साथ पुलिस भी हो। मेरे साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। सुधा रंगनी एकदम चुप हो गई। फिर अपनी राइफल थाम कर बोली, रघु, हम इनका मुकाबला करेंगे। मुझे अब निशाना लगाना भी आ गया है। यहाँ कारतूस भी बहुत है। मैंने कहा, कहाँ तक मुकाबला करेंगे? मुंबई की सारी पुलिस यहाँ आकर हमें घेरे में ले लेगी सुधा। फिर हम कहाँ जाएंगे रघु प्यारे? सुधा रंगनी का चेहरा उदास हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, ये भी सोच लेंगे, अभी ये बेर खाओ। सुधा रंगनी से ज्यादा मुझे ये गम खाया जा रहा था कि इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगा। हकीकत ये है कि मुझे इस लड़की से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हो गई थी। इसका सिवाय मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। अपने ससुराल वो वापस जा नहीं सकती थी। वो लोग इसे जरूर मार डालते। यहाँ वो अकेली नहीं रह सकती थी। मैं अपने साथ इसे कैसे ले जा सकता था? मेरा मिशन बेहद अहम था। मुझे डॉक्टर अफरीदी को भारतीय कैद से छुड़ाकर बंबई पहुंचाना था। जिस जंगल में डॉक्टर अफरीदी कैद था, मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ से वो दरिया के ऊपर की जानिब 50-60 मील के फासले पर था। मैं इस मिशन में सुधा रंगनी को साथ नहीं ले जा सकता था। मुझे ले जाना भी नहीं चाहिए था। आखिर वो एक भारतीय लड़की थी और मैं पाकिस्तानी मुसलमान जासूस था। अगर इसे पता चल गया कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी एजेंट हूँ, तो इसके अंदर भारत माता का प्यार बेदार हो सकता है और वो मुझे गिरफ्तार भी करवा सकती थी। कम अज कम मुझे इसी तरह सोचना चाहिए था। इस जंगल में पटेल के डेरे पर भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। कुछ दिन गुजरने पर जब कस्बे में पटेल के घर बार वालों को इसकी कोई खबर न मिली, तो ऐन मुमकिन है कि इसके बेटे पुलिस की गार्ड लेकर यहाँ पहुंच जाए। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला किया है कि सुधा रंगनी को मैं बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जाऊंगा। जहां तक मुमकिन हो सका इसे अपने साथ ही रखूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। पटेल के डेरे पर हमें 5वां दिन जा रहा था। अभी तक इसके घर वालों की तरफ से कोई भी इसकी तलाश में नहीं आया था। उस रोज सुधा रंगनी दिन चढ़े जंगल से नारियल और बेल इकट्ठे करने चली, तो मैंने झोंपड़ी वाले टीले पर जाकर दरिया की मगरबी सिमत का जायजा लिया कि कहीं कोई पुलिस पार्टी स्टीमर में नहीं आ रही। टीला चूंकि ऊंचा था, वहां से दरिया का किनारा शुमाल की सिमत दूर तक दिखाई देता था। सुधा रंगनी अपने बेटे सांप को कलाई में लपेटे जंगल की तरफ और मैं टीले की तरफ चल पड़ा। टीले पर बुड्ढे की झोंपड़ी के खुपरेल एक तरफ झुक गए थे। मैंने दरिया पर दूर तक नजर डाली। दरिया की सतह दिन की रोशनी में दूर तक खाली थी। पुलिस का कोई स्टीमर अपनी तरफ आता नजर न आए, लेकिन यह बात यकीनी थी कि पटेल एक सरमायादार आदमी था। इसका पीछे बाकायदा राब्ता था और इसके रिश्तेदार भाई बंद किसी भी रोज यहाँ पहुंच सकते थे। टीले पर बड़ी खुशगवार ठंडी हवा चल रही थी। मैं नारियल के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। सुबह के 8-9 बजे होंगे। सुधा रंगनी ने मुझे जवार की रोटी चटनी के साथ खिलाई थी। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। जी चाहा कि कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। चुनाचा मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी राइफल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पटेल की राइफल और गोलियों की पेटी मेरे गोद में पड़ी थी। मुझे नींद आ गई। कोई घंटा 1.5 घंटा तक सोता रहा। किसी चींटी ने मेरे गर्दन पर काटा तो मेरी आंख खुल गई। मशरिक की तरफ से बादलों के टुकड़े आसमान पर बढ़ते चले आ रहे थे। मैंने जमाई ली और चींटियों को उंगलियों से मसलता हुआ उठा और टीले से उतरने लगा। उतरने से पहले मैंने एक बार फिर दरिया के शुमाल की जानिब निगाह डाली। किसी स्टीमर या कश्ती का दूर दूर तक नामो निशान न था। खुदी हुई जमीन पर पटेल के गुंडों की लाशें गलने सड़ने लगी थी और 2-4 गिद्ध जाने कहां से आकर लाशों को भंबोड़ रहे थे। मैं राइफल कांधे से लटकाए मजे मजे से टहलता पटेल के डेरे की तरफ जा रहा था। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा रहे थे। सूरज अब के पीछे छुप गया था और दरिया पर छांव आ गई थी। मैंने सोचा कि सुधा रंगनी जंगल से नारियल इकट्ठे करके ले आएगी। इसे कहूंगा कि आज नारियल के दूध वाली चाय बने। इस किस्म की चाय मैंने एक बार मदारस में पी थी। जंगल के किनारे दरख्तों में से होता हुआ मैं डेरे पर आ गया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। डेरे की दीवार के साथ एक कच्ची मुंडेर ढह गई थी।
जब मैं टीले की तरफ गया था तो ये मुंडेर बिल्कुल सालिम थी। मैंने सोचा शायद कोई गीदड़ डर कर घबराहट में भागते हुए इस कच्ची मुंडेर से टकरा गए होंगे। मुंडेर जमीन से बमुश्किल 2 फुट बुलंद थी और डेरे के अहाते के इर्द गिर्द बनी हुई थी। अचानक मुझे जमीन पर मुंडेर की गिरी हुई मिट्टी पर घोड़े के सिम्मों के गहरे निशान नजर आए। मुझे जैसे बिजली का करंट सा लग गया और मैं छलांग लगाकर मुंडेर को फांद गया। राइफल मैंने अपने हाथों में मजबूती से थाम ली। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था, यहाँ भी घोड़ों के सिम्मों के निशान थे। मैं राइफल छुपाते लपक कर झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली थी मगर इस आलम में थी कि वहाँ सिवाय खाली पलंग के और कुछ नहीं था। ना रेशमी बिस्तर और ना कपड़ों का बक्स, ना घी के कनस्तर और ना आटे चावल की बोरी। मैं तेजी से बाहर निकल आया। समझ गया कि ये डाकुओं का कारनामा है, मगर अब मुझे सुधा रंगनी की फिक्र थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।